हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एसएसटी का या हिस्ट्री से बोल सकते हो एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ट्रिकी टफेस्ट चैप्टर बोल सकते हो वो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है इंडियन म्यूटिनी। इंडियन म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह, लड़ाई। तो जो इंडिया की जो लड़ाई थी उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने हम पर कैसा हमारा शोषण किया। शोषण मतलब यूज किया, हमारा कैसे यूज किया, कितनी सारी हमारे साथ गलत गलत चीजें की। तो उससे क्या हुआ था कि लोगों के मन में मेंटेलिटी आने लगी थी क्या, कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये मेंटेलिटी तो आ गई थी हमारी। जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा था, लास्ट चैप्टर जो कोलोनियलिज्म वाला था, उसमें मेंटेलिटी आई थी, लेकिन उसके आगे अभी हमने नहीं पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब मेंटेलिटी आई उनके माइंड में कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, तो कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई, क्या क्या उस चीज में हुआ। तो अगर मैं पहले बात करूं इसकी इंडियन म्यूटिनी की, तो हम फर्स्ट है नेचर ऑफ द रिवोल्ट। नेचर मतलब कि क्या नेचर था हमारी लड़ाई का। तो इंडियन म्यूटिनी ऑल्सो नोन एज सेपॉय म्यूटिनी। सेपॉय का मतलब होता है एक हमारे जो सब सिपाही बोल सकते हो, सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है इंडियन म्यूटिनी को। Was a period of uprising and rebellions in northern and central India against the British rule in 1857 to 1858. It is also known as the Sepoy Revolution, the Great Mutiny, and the Revolt of 1857, or the First War, the Indian Independence. Indian writers often describe it as an uprising, sometimes a war of independence. फर्स्ट मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर जो मैं नोट्स बना के लाई हूँ, पीपीटी आपको शेयर कर रही हूँ, वो एक पाथ फाइंडर बुक है, उससे मैंने हूबहू कॉपी किया हुआ है। तो वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन में करने वाली हूँ। तो जो इंडियन म्यूटिनी है उसको हम क्या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। अगर हम 1857 और 1858 की बात करें, तो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो हमारे ऊपर रूल चल रहा था, शासन चल रहा था, उसके खिलाफ, उसके विरोध में जो हमारे नॉर्दर्न और जो हमारे ये है ना, नॉर्दर्न और हमारे सेंट्रल, नॉर्दर्न और जो सेंट्रल इंडियंस हैं उनमें क्या हुआ, बगावत शुरू हुई, उनमें विद्रोह शुरू हुआ। जिसमें क्या हुआ, जिसमें ये जो सिपाही विद्रोह है, जिसको महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 1857 का रिवोल्ट भी जाना जाता है, और इसको स्वतंत्रता का फर्स्ट वार भी बोला जाता है। जो हमारे इंडियन राइटर हैं उन्हें अक्सर इस विद्रोह को कभी कभी हो सकता है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी वर्णन करते हैं। मतलब अगर मैं इस लाइन का मतलब बोलूं कि हमारा इंडियन म्यूटिनी है, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट हुआ था, 1857 से 1858 तक चला था। इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ग्रेट म्यूटिनिटी भी बोलते हैं, और रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं। The revolt of 1857 is the one of most glorious event of Indian history। मतलब जो 1857 का जो रिवोल्ट, जो लड़ाई हुई थी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चमकता हुआ इवेंट बोल सकते हैं, वो हमारा इंडियन हिस्ट्री का है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 है, वो स्टार्ट हुआ था किसमें, म्यूटिनी ऑफ सेपॉय ऑफ बंगाल आर्मी इन मेरठ। तो जो हमारी बंगाल की आर्मी थी मेरठ में, उसके कारण ये स्टार्ट हुआ था हमारा इंडिया का रिवोल्ट। इसमें क्या हुआ था, 10 मई को स्टार्ट हुआ था एज अ म्यूटिनी सेपॉय। जो हमारा सिपाही का जो विद्रोह था, इंडियन जो सोल्जर्स थे, किसके, आर्मी के, जो हमारी ब्रिटिश की आर्मी होती है उसकी कंपनी में हमारे जो इंडियन सोल्जर थे उन लोगों ने स्टार्ट किया था मेरठ में 10 मई ऑफ 1857 से। इट सून स्प्रेड, और ये जल्दी ही अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में फैल गया। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट हैं, आर्टिशियंस हैं, कॉमन पीपल है, उन लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया। मेड आ गैलेंट एफर्ट टू एंड द फॉरेन रूल, और उन्होंने अपना बहुत अच्छे से, गैलेंट का मतलब बोलते हैं ना एकदम जी जान लगा लेना, तो जी जान वाला एफर्ट लगाया कि हम क्या, ये जो ब्रिटिश का रूल है उसको खत्म करेंगे। लेकिन दिस रिवोल्ट वॉज नॉट आ सडन ऑकरेंसेस, लेकिन ये मतलब इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इट अगेंस्ट द सेंचुरी ओल्ड ब्रिटिश ऑपरेशन,
ये किसके अगेंस्ट था? हमारी जो ओल्ड ब्रिटिश है उसके अगेंस्ट में था। Though there were many revolts, what they were localized and easily suppressed. हालांकि कुछ जो रिवोल्ट्स हैं वो चल रहे थे अपने लोकलाइज मतलब एक छोटे क्षेत्रों में ये चल रहे थे, ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं थे, इसीलिए उन्हें इजीली सप्रेस्ड कर दिया गया, इजीली दबा दिया गया, इजीली खत्म कर दिया गया। The discontent among the people was mounting, which was needed a spark to light the fire of the greatest revolt of the century, which shook the British and forced them to revamp their attitude towards their Indian administration. हालांकि ये जो विद्रोह था हमारा लोकल चल रहा था, तो जिसके कारण क्या हुआ, उन्हें इजीली दबा दिया गया, लेकिन लोगों में क्या असंतोष फैल रहा था, लोगों में क्या एक डिसकॉन्टेंट फैल रहा था। लोग मतलब लड़ाई करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश पर रूल करना चाहते, मतलब ब्रिटिश का रूल खत्म करना चाहते थे। जिससे बहुत जो ये अगर हम इस सेंचुरी का बात करें तो ये सबसे बड़ा रिवोल्ट था, जो कि क्या था? आ स्पार्क टू लाइट द फायर। मतलब ये सबसे बड़ा विद्रोह था जो जिसमें आग जलाने की बस चिंगारी की जरूरत थी। आइसपाक मतलब जिसमें केवल एक चिंगारी की जरूरत थी, और ये रिवोल्ट हमारा सेंचुरी का सबसे बड़ा रिवोल्ट था। विच सुक द ब्रिटिश, और जिसने जो हमारे ब्रिटिश है उसकी नींव को हिला के रख दिया। एंड फोर्स देम, और उन्हें फोर्स किया टू रिवैम्प देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो अपने जो उनका एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है किसके प्रति? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, उसको वो क्या कर सके? चेंज करें, उसको खत्म करें। इसके लिए ये युद्ध हो रहा था। अब कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। The revolt of 1857 is the first Indian revolt for independence against the British government. जो हमारा 1857 का जो लड़ाई थी, जो रिवोल्ट था, वो एक पहला इंडियन रिवोल्ट था। किसके खिलाफ? इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए अगेंस्ट था, किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इसका मेन कारण क्या था? द मेन कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट वर द सो कॉल्ड अनजस्ट exploitative and oppressive policies of the British government at that time। मतलब ये जो लड़ाई हुई थी वो किसके लिए हुई थी? कि वो सो कॉल्ड मतलब एक बहुत बुरी तरीके से जो अनजस्ट कर रहे थे लोगों के साथ, मतलब बुरा व्यवहार कर रहे थे। एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब होता है भड़काने वाले, और बहुत खराब ऑपरेसिव पॉलिसीज को ला रहे थे, जिससे क्या हो रहा था? हमारे जो पीपल हैं और ज्यादा पुअर होते जा रहे थे, कुछ स्थिति उनकी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी उस टाइम पर। इट सुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। इसने क्या किया? भारत में जो हमारे ब्रिटिश रूल है उसकी नींव को हिलाकर रख दिया। अब इसके फैक्ट क्या है ये देखते हैं। फैक्ट फाइल क्या कहती है? देयर वॉज अ लार्ज मिलिट्री कैंटोनमेंट एट मेरठ। मिलिट्री कंटोनमेंट, मिलिट्री मतलब होता है कि सिपाही, और कैंटोनमेंट का मतलब होता है कि लोगों के रहने का स्थान। जो सिपाही होते हैं जो जहाँ पे रहते हैं उनके रहने का स्थान, वो कहाँ पे था? मेरठ पे था, जहाँ पे 2357 इंडियन सिपाही रहते थे, और 2038 इंडियन ट्रूप्स मतलब सॉरी ब्रिटिश ट्रूप्स मतलब ब्रिटिश के सिपाही रहते थे, विद 12 ब्रिटिश मैंड गन्स का मतलब होता है तोप। तोप मतलब जैसे पुरानी मूवीज में तुमने देखा होगा, एक बारूद का गोला होता था, उसको एक सुरंग जैसी एक पाइप होता था, लंबा पाइप होता था, उसमें डाल दिया जाता था, वो बहुत दूर जाके गिरता था और विस्फोट हो जाता था, उसको बोलते हैं तोप। तो मैंड गन्स थी, उनके साथ लोग खड़े हुए थे, 12 थी, जो कि ऑन अप्रैल 24 की बात कर रहे हैं। हमारे लेफ्टिनेंट कॉलोनियल हैं जॉर्ज करमाइकल स्मिथ, द अनसिम्पैथेटिक मतलब जिसमें सिंपैथी नहीं होती, कमांडिंग ऑफिसर थे ऑफ द थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी। अगर हम बंगाल के लाइट कैवलरी की बात करें, उन्होंने ऑर्डर दिया 90 ऑफ हिज मैन टू परेड, परेड में से 90 पीपल, 90 सिपाही, एंड परफॉर्म फायरिंग ड्रिल्स, कि वो लोग क्या करेंगे? फायर करेंगे, मतलब गन्स चलाएंगे। सॉरी। ऑल एक्सेप्ट 5 ऑफ द सेपॉय ऑन परेड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर कार्टेजेस। इसमें से मतलब जो उन्होंने 90 लोगों को ऑर्डर दिया कि आप लोग क्या करोगे? फायरिंग करोगे लोगों के ऊपर, सभी में से 5 लोगों को छोड़कर जो सिपाही थे, उन लोगों ने इस परेड में मना कर दिया कि हम लोग फायरिंग नहीं करेंगे।
फिर बाद में क्या हुआ, ऑन 9th में की बात करें, द रिमेनिंग 85 मैन थे, उनको कोर्ट मार्शल ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? क्योंकि जो हमारी परेड हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने बोल दिया, ब्रिटिश जो सेना थी उन्होंने क्या बोला था, क्या फायरिंग करोगे? तो फायरिंग की वजह से उन लोगों पर ब्लेम आया और उन्हें कोर्ट मार्शल ले जाया गया। And most were sentenced the 10 year imprisonment with hard labor। और सभी लोगों को क्या 10 साल की एक हार्ड लेबर, मतलब एक बहुत सख्ती वाली बोल सकते हो, एक बहुत अच्छी से कड़ी उनको सजा दी गई 10 साल की। और इसमें से 11 कंपैरेटिवली यंग थे, यंग सोल्जर्स थे, इसीलिए उन लोगों को क्या दिया गया, मतलब छोटे थे तो 5 साल की उन्हें सजा सुनाई गई। द एंटायर बटालियन, जो पूरी बटालियन थी वो परेड कर रही थी और वहां पे देख रही थी। इसीलिए एज कंडेनमेंट मैन, मतलब एक जो, इसीलिए उनको क्या दोषी माना गया, कंडेनमेंट मैन मतलब दोषी माना गया। वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म एंड प्लेस्ड इन सैकलेस। उन लोगों को क्या, उनको एक बोलते हैं ना बेड़ियां डाल के किसमें बंद कर दिया गया, देवर मार्च ऑफ टू जेल, उन्हें जेल भेज दिया गया। द कंडेनमेंट सोल्जर, जो भी मतलब दोषी सोल्जर्स थे, उन पे वो लोग चिल्लाए, क्यों, देयर फेलिंग टू सपोर्ट देम, कि जो लोग उनको मतलब जो भी परेड हुई थी तो वो लोग क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों पे चिल्लाए कि तुमने काम अच्छे से नहीं किया। ये फैक्ट फाइल थी, इसमें 5 लोगों ने मना कर दिया। अब जैसे ब्रिटिशर्स है, उन्हीं ने ही परेड कराई, फिर कोर्ट में ले गए, उन लोगों की कोई गलती तो थी नहीं, उन्हीं लोगों ने बोला फायरिंग करो, उन लोगों ने कर दिया, उन लोगों को जेल सुना दी गई। जिस वजह से क्या हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरता गया कि ब्रिटिश हमें यूज करके और हम ही कोई सजा सुना रहे हैं। तो इसके वजह से जो इंडिपेंडेंस के लिए एक जो एक आग होती है वो और ज्यादा बढ़ती गई। अब इसमें पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे? पॉलिटिकल कॉजेस मतलब कि हमारे जो एक राजनीतिक कारण थे, जो रिवोल्ट हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसके कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण क्या था, लॉर्ड डलहौजी कॉज्ड वाइडर स्प्रेड रिजेंटमेंट अमंग द इंडियन रूलर्स एंड देयर सब्जेक्ट्स बाय एग्रेसिवली expanding his territories, states, and annexing natives Indian state. He annexed the state of Satara, Nagpur, Jhansi by applying the doctrine of lapse। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप पढ़ चुके हो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता था, जबरदस्ती आपको क्या टैक्सेस वगैरह दिए जाते थे। तो जो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने क्या किया, एक अग्रेसिवली, अग्रेसिवली मतलब एक बोलते हैं आक्रामक रूप से, एक बहुत ज्यादा लड़ाई वाले रूप से उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे इंडियन जो राज्य थे, इंडियन जो स्टेट्स थे, उनको अपने अधीन करके मतलब अपने अंडर में लेके जो हमारे इंडियन रूलर्स थे उन सबको में क्या कर दिया, एक गुस्सा पैदा कर दिया। जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे जो लॉर्ड डलहौजी वो फेमस है हड़प्पा नीति के लिए। हड़प नीति का मतलब क्या होता है, फूट डालो शासन करो। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे इंडियन रूलर्स थे उन लोगों से धोखे से, लोगों का सहारा लेके धोखे से क्या कर लिया, उनकी जो टेरिटरीज थी, उनकी जो राज्य थे वो अपने अधीन कर लिया, उनसे छीन लिया। जिसमें से कौन कौन आते हैं, सतारा आते हैं, नागपुर आते हैं और झांसी आते हैं। क्या अप्लाई, अप्लाई ऑफ डॉक्ट्राइन लैप्स को अप्लाई करके, इसकी वजह से लोगों में और ज्यादा गुस्सा बढ़ता गया। नाना साहिब वॉज डिनाइड अ पेंशन, सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है एक पेंशन देते थे। तो नाना साहिब है, उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया पेंशन देने से। इसकी वजह से आफ्टर हिज फादर्स डेथ की उनकी डेथ हुई, उसके बाद जो नाना साहिब है उन्होंने क्या कर दिया, पेंशन देने से मना कर दिया। ही वॉज द सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। वो कौन थे, पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उनके हमारे सन थे नाना साहिब, उन्होंने मना कर दिया कि वो क्या पेंशन नहीं देंगे। बहादुर शाह सक्सेसर वॉज डिनाइड, जो हमारे बहादुर शाह थे उन्होंने भी मना कर दिया द राइट टू लिव, मतलब जीने का एक अधिकार उनको मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया एट द रेड फोर्ट, लाल किला पे। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अवध है उसको क्या कर लिया, हड़प लिया। एक्यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड शॉकिंग द नवाब हु वॉज फेथफुल अलाई एंड पीपल ऑफ इंडिया। उनको अवध है मतलब लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया, क्या आरोप लगाकर, क्या एक्यूज लगाकर, उन पर इल्जाम लगाया कि वो लोग वो जो उसकी गवर्नमेंट है उस पर शासन सही से नहीं कर रही है। और इसमें जो ब्रिटिशर्स है उनकी हेल्प किसने की,
जो हमारे फेथफुल अलाय हैं, मतलब उनके जो भरोसेमंद सहयोगी है, और जो पीपल ऑफ इंडिया है, उन लोगों ने ब्रिटिश का साथ दिया, उन पे इल्जाम लगाया कि ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अवध को अपने कब्जे में कर लिया। ब्रिटिश डिड नॉट ओबे द ट्रीटीज समटाइम्स। जो ब्रिटिश थी, जो वो रूल्स और रेगुलेशन बनाती थी, जो भी नीतिज लाती थी, उसमें क्या होता था कि वो कभी कभी नहीं मानते थे अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन को, एंड दीज वर ब्रोकन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ब्रिटिश। और ये तोड़ दिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो ब्रिटिश बनाती थी वो तोड़ दिए जाते थे, किसके अकॉर्डिंग, नीड, उनकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग तोड़ दिए जाते थे। द नवाब एट दैट टाइम कुड नॉट ट्रस्ट एनी ट्रीटी एट ऑल। इसकी वजह से क्या हुआ, जो उस टाइम के नवाब थे, जो राजा थे, वो उन पे विश्वास नहीं करते थे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो ये 1857 का जो रिवॉल्ट है, उसका पॉलिटिकल रीजन क्या था कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, वो अपने अंडर में बहुत सारे जो रूलर्स थे, बहुत सारे जो स्टेट्स थे, उनको अपने कब्जे में लेता जा रहा था। किससे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब क्या होता है? एक हड़प नीति। हड़प नीति मतलब उनको पेंशन देना पड़ता था, तो पेंशन की वजह जो लोग जो राजा थे वो पेंशन नहीं दे पाते थे। या जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये भी था कि अगर जैसे कोई सन है, कोई रूलर है, अगर कोई उसका सन नहीं है, तो भी उनको हड़प लिया जाता था। तो ऐसे करके उनको हड़पने लगा। साथ में अगर हम बात करें, नाना साहिब है, उसने पेंशन देने से मना कर दिया, तो और लड़ाई हुई। बहादुर शाह है, उसने राइट टू लिव है, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। लॉर्ड डलहौजी है, उसने अवध पे शासन कर लिया। क्यों? जो वहाँ की जनता थी, उन लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए, उनकी सहायता से लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अवध पर शासन कर लिया। और ब्रिटिश है, जो भी रूल्स और रेगुलेशन आती है वो खुद ही नहीं मानती थी, तो राजा महाराजा मानेंगे क्या? तो इसकी वजह से क्या हुआ, इतनी सारी चीजें होने के बाद, बहुत सारी चीजें हुई, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा रिवोल्ट है 1857 का, वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होने लगा। अब नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक कॉजेज से काम करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। अभी तक मैंने जितना भी समझाया उसको रिवीजन करना, एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है, जो कि बुक का है पूरा, पाथ फाइंडर बुक है, बुक का है। कोई भी अगर डाउट अभी भी हो, मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी लाऊंगी, उसमें मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं उनको क्या कर सकूं, ले सकूं, कंप्लीट कर सकूं। और अगर नहीं भी ज़्यादा, अगर सपोज दैट आप बहुत टाइम बाद देख रहे हो, तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली पार्ट में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।